भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी के गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। आज हम बाल विकास का कोर्स अपना रन कर रहे थे, उसमें हम अपना 9वें लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। बाल विकास में 8 वीडियोस मैंने बना दी हैं। बाल विकास में मैंने आपको अभी तक लगभग 4 से 5 नंबर का जो है पोर्शन वो कवर करा दिया है। अभी अधिगम वाला जो पोर्शन है, इसमें अधिगम वाला जो चैप्टर है, इससे भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पूरे, है ना। तो अधिगम में कई सारी चीज़ें हैं। अधिगम के सिद्धांत अलग हैं, अधिगम के नियम हैं, अधिगम के नियम अलग हैं। इसके अलावा अधिगम में वक्र हैं, अधिगम में पठार हैं। हमारा अधिगम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, है ना। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षक बनना हमारी जिद है और हम बनकर रहेंगे। हम पूरा ईवीएस का कोर्स कर चुके हैं। अभी तक आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा एमपी टेट वगैरह का। रीट का भी आने वाला है, आपको पता है, 31,000 भर्तियों का, और इसकी डेट भी लगभग आ चुकी है। आपका फरवरी में बता रहे हैं, फरवरी में आपका रीट एग्जाम हो सकता है। और इसके ठीक तुरंत बाद आपको 31,000 के लिए जो वैकेंसी है वो भरी जाएंगी राजस्थान में शिक्षक की। यूपी टेट भी आपका अभी नहीं आया है नोटिफिकेशन, इसका नवंबर में आ सकता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या है, तैयारी अपनी बड़े आराम से कर लेते हैं। उसके बाद हमारा रिवीजन रह जाएगा, क्योंकि तैयारी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपके 5 सब्जेक्ट 2 महीने में कवर हो जाएं। 5 सब्जेक्ट 2 महीने में कभी कवर नहीं होते हैं। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 3 से 4 महीने तो चाहिए होते हैं, अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है तो, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ईवीएस का कोर्स मैं करा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 10वीं या फिर 8वीं प्लेलिस्ट है, आपको उसमें फोटो दिख जाएगा। ईवीएस है, वहाँ पर आप ईवीएस का पूरा कोर्स कर सकते हैं। कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है ना। और उसमें मैंने ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, जो आपके सीटेट में काम आएंगे, तो उसको आराम से देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। अधिगम से शुरुआत कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को हेलो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें, है ना। चलिए, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक्टिव रहते हैं। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक चलाते हैं अगर आप, तो फेसबुक हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह आपको सर्च करना है DK गुप्ता 1122। हमारा ऑफिशियल ऐप है, हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, DK अकेडमी, जहाँ पर जो मैं आपको बाल विकास करवा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद इसके जो PDF नोट्स हैं मैं आपको बता दूंगा। जैसे वहाँ पर मैं डलवाऊंगा ना, सर को भेजूंगा, वहाँ पर डल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले अधिगम की तरफ। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। देखिए, मैं हर वक्त जब भी पूरी जिंदगी में या फिर पूरे दिन में कुछ भी कर रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्या है, सीख रहे हो। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसी को हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। कैसे भी हो सकती है लर्निंग, कई सारी तरीकों से हो सकती है। देखिए, अब जैसे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, दुनिया में हर इंसान सीख रहा है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते नहाते, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सीख रहा है। इससे क्या है, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो इसको हम अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पर व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, आपने कोई काम किया, आपने कुछ सीखा, और आपके व्यवहार में अगर वो परिवर्तन नहीं आया तो वो आपका क्या है, सीखना नहीं होता। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आना आवश्यक है। अब आप बोलोगे कि व्यवहार में परिवर्तन, जैसे मैं रात को सोया, सुबह उठा तो मुझे फीवर है, तो मुझे क्या है, कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया और फीवर हो गया, तो ये मेरा अधिगम हो गया, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे ही फीवर होता है या फिर कोई भी बीमारी वगैरह होती है, थकान होती है कोई भी, तो मुझे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, तो क्या वो भी अब अधिगम है? तो वो अधिगम नहीं है, ठीक है। इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम किस लिए होता है कि जब आप अभ्यास करें। अधिगम कब होता है, जब आप अभ्यास करें, अब आप कुछ चीजों को अनुभव करें, उससे जो परिवर्तन आएगा उसको बोलेंगे हम अधिगम। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और डेली मैं आपको पढ़ाता हूं, यहां पर आपको समझ में आ गया है कि क्या आप अनुभव कर रहे हैं, डेली आप वीडियोस को देखते हैं। और जैसे सबसे पहले दिन जो मैंने सिखाया था, सबसे पहले दिन जो मैंने चीजें समझाई थी, उसके बेहतर क्या है, अब आप मुझे डेली सुनते हो, तो अभी तक क्या है, आप मुझे बड़ी आसानी से समझ जाते हो कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, अभ्यास कर रहे हो आप, आपका ये अनुभव है, इसके फलस्वरूप जो भी परिवर्तन आएगा उसको हम अधिगम कहेंगे। और अधिगम हमारी किस में मदद करता है, समायोजन में।
है ना। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में अधिगम हमारी मदद करता है। तो अधिगम बड़ा ही सिंपल सा है। आपने यूट्यूब चलाना सीखा, ये अधिगम है। आपने कमेंट करना सीखा, आपने वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाना सीखा, और उसमें भी आप डेली कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो। आप कमेंट्स करते हो, क्या करते हो, वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाना सीख गए, तो क्या है, कुछ ना कुछ सीखते जाते हो। इससे क्या है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे आपने कोई चीज़ सीख ली, आपने सामने वाले से अच्छे से बात करना सीख ली, तो आप क्या है, थोड़े से लहजे में बात करोगे, है ना, तो आपके व्यवहार में वो परिवर्तन दिखेगा। तो अधिगम उसी को कहते हैं, जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को हम सीखना कहते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर अधिगम समझ में आ गया हो। अधिगम कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं है कि मतलब मैं समझाता रहूँ। परिभाषाएं याद कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक मनोवैज्ञानिक ने हर एक अपने चैप्टर में परिभाषा अपनी घुसा दी है, तो वो हमें याद करनी पड़ेंगी। पहली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर अधिगम को क्या कहते हैं? स्किनर अधिगम को कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जैसे हमारा व्यवहार में हम सामंजस्य करते हैं ना, लगातार जो हमारे व्यवहार में सामंजस्य लगातार उत्तरोत्तर यानी कि लगातार होता रहता है, उसी प्रक्रिया को हम सीखना कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, थोड़ी सी और बेहतर सीखेंगे। जैसे आप बाइक चलाना सीख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आप पे क्या है, आप साइकिल चलाना सीखोगे तो थोड़ा कम सीखोगे, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा सीखोगे, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा सीखोगे, बड़े हो जाओगे तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर सीख जाते हो ना। तो उत्तरोत्तर ये सामंजस्य होता रहता है व्यवहार में हमारे, है ना। इसी को हम क्या है, सीखना कहते हैं। तो याद कर लेंगे, ट्रिक ये है कि जिस डेफिनेशन में उत्तरोत्तर आ जाए तो समझ जाना किसकी डेफिनेशन है, स्किनर की। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि जब हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम नई नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करते हैं, तो ये जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसको हम सीखना यानी कि अधिगम कहते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसी को तो अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर नवीन नवीन दो बार आ जाए तो किसकी डेफिनेशन है, वुडवर्थ की। स्किनर की क्या है, जिस डेफिनेशन में उत्तरोत्तर आ जाए वो स्किनर की डेफिनेशन है। जिसमें नवीन नवीन दो बार आ जाए, किसकी डेफिनेशन है, वुडवर्थ की। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। क्रो एंड क्रो बहुत ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी अपनी हर एक चैप्टर में अपनी परिभाषा घुसाई है। तो इनकी भी परिभाषा चलो याद कर लेते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कहते हैं जब हम आदतों को अपनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, हम खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, तो वो जो आदत हमने अपनाई है, उसका जो हमने अर्जन किया है, वो क्या है, सीखना है। जो हमने ज्ञान अर्जन किया है, वो सीखना है। जो हमारी अभिवृत्ति है, हमारा एटीट्यूड है, वो हमारा अर्जन है, उसका हमने अर्जन किया है, तो वो सीखना है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हमारी आदतों का जब हम अर्जन करते हैं, किसी ज्ञान का अर्जन करते हैं, किसी अभिवृत्ति का अर्जन करते हैं, ये क्या है, सीखना है। और ये बात किसने बोली है, क्रो एंड क्रो ने। आगे बढ़ते हैं। गेट्स व अन्य की परिभाषा क्या है? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो व्यवहार में हमारे परिवर्तन आएगा कैसे? अनुभव और प्रशिक्षण से। जब हम अनुभव करेंगे, किसी चीज का प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसको हम सीखना कहेंगे। ये बात किसने बोली है? गेट्स व अन्य ने, है ना। तो याद रखेंगे, ये चार परिभाषाएं हैं। ज्यादा परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी है, केवल चार परिभाषाएं हैं। अधिगम आपको पता है अधिगम किसको कहते हैं, और चार परिभाषाएं हैं, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स व अन्य। तो ये चार परिभाषा आपको याद करनी है। और याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। क्या है ट्रिक? जिसमें उत्तरोत्तर आ जाए, किसकी डेफिनेशन है? स्किनर की। नवीन दो बार आ जाए, किसकी है? वुडवर्थ की। यहां पर अर्जन वाली बात आ जाए, किसकी डेफिनेशन है? क्रो एंड क्रो की। गेट्स व अन्य की डेफिनेशन क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण। यहां पर प्रशिक्षण वाली बात आ जाए तो याद कर लेना। तो ये थोड़े से वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए वो ट्रिक बनाऊं, बिल्कुल ऐसे एकदम एक लाइन में पूरी ट्रिक बना देते हैं। तो मान लीजिए लिखित परीक्षा होगी सुपर डेट में, तो ट्रिक थोड़ी काम आएगी, आपकी ट्रिक काम नहीं आने वाली है। और एक ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, दिमाग का ये चीज रहता है कि जैसे आपने कोई नई चीज सीखी, मान ली एक ट्रिक सीखी आपने,
तो एक ट्रिक जब आप सीख लोगे तो बहुत जल्दी आज हो जाएगी। फिर आपने ट्रिक नंबर 2 यानी कि दूसरी ट्रिक सीखी तो वो भी जल्दी आ जाएगी। फिर आपने तीसरी ट्रिक सीखी। तो जब आप ट्रिक इकट्ठा होती जाएंगी तो ट्रिकों को आप भूलते जाओगे। अब ऐसा थोड़ी है कि डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी। अगर मैं आपसे एक डेफिनेशन दे दूं कि लो पूरे मनोविज्ञान में केवल एक परिभाषा है तो आपको याद हो जाएगी परिभाषा। अगर मैं बोलूं कि 2 परिभाषाएं हैं, 2 याद हो जाएंगी। आपको परिभाषा क्यों नहीं याद होती हैं? वो इसलिए नहीं याद होती हैं क्योंकि बहुत सारी हैं। ऐसे ही ट्रिक अगर बहुत सारी हो जाएंगी तो आपको ट्रिक भी नहीं याद रहेंगी, है ना। और ट्रिकों को भी आपको बड़ा वो करके याद करना पड़ेगा, है ना। कि एग्जाम में आप क्वेश्चन करने बैठे हो, पहले आपके दिमाग में ट्रिक आएगी, फिर ट्रिक से आप वो निकालोगे कि ये किसकी परिभाषा है। तो ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें हैं। एकदम से याद करिए इसको कि उत्तरोत्तर आ जाए स्किनर तो आपको उत्तरोत्तर से याद आएगा। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नवीन बात आ जाए तो वुडवर्थ का याद कर लेना। तो अपने से थोड़ी सी ट्रिक बना के और थोड़ा मोटा मोटा याद करो, है ना। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी सी ट्रिक याद करने लग जाओ। कितनी ट्रिक याद करोगे? ईवीएस की सारी ट्रिक याद करोगे, सीडीपी की सारी ट्रिक याद करोगे, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स किस में ट्रिक याद करोगे? तो नहीं कर पाओगे। चलिए, अधिगम हो गया। अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं कि अधिगम हमारा होता कैसे है। जैसे आप सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, ऐसा नहीं है, हर इंसान सीखता रहता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता ये है कि मैं जो सीख रहा हूं, आप जो सीख रहे हैं, वो आपका सीखना कभी बंद नहीं होगा। आपका सीखना हमेशा चलता रहेगा। आप घर से बाहर निकलो मत निकलो, बेड पर पड़े रहो, घूमने निकल जाओ, किसी टूर पर निकल जाओ, सीखोगे आप। राजी गैर राजी सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ये अधिगम। अधिगम कोई ऐसा नहीं है कि रुक जाए, है ना। जैसे विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे ही अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पूरे जीवन भर में आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे, है ना। तो ये पहली इसकी विशेषता हो गई कि आपसे पूछे कि अधिगम की यानी कि सीखने की क्या विशेषता है। तो अधिगम की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। दूसरी विशेषता है सीखना परिवर्तन है। परिवर्तन कैसे है? कोई भी चीज आप सीखोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आप अलग व्यवहार करोगे। अनपढ़ इंसान अलग व्यवहार करता है, पढ़ा लिखा इंसान अलग व्यवहार करता है। छोटा बच्चा अलग व्यवहार करता है, बड़ा हो जाता है तो वो अलग व्यवहार करता है। इसका मतलब क्या है? यहां पर पढ़ाई से संबंधित नहीं है। छोटे बच्चे ने जो व्यवहार किया, बड़े ने जो व्यवहार किया, तो बड़ा क्या है? जब वो बड़ा हुआ है तो छोटे से वो कुछ ना कुछ सीखता जा रहा है, इसलिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा? आपके विचार कुछ और थे 4 साल पहले, फिर आपने कोई धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया, फिर आपके विचार बदल गए, फिर और कुछ हो गए। तो विचारों में परिवर्तन होता रहेगा। आप परिपक्व होते जाते हो। जैसे आप राजनीति को नहीं समझ पाते हो ना, जैसे राजनीति के लिए जो उम्र सीमा है वोट की, वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का बालक राजनीति समझ सकता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिल्कुल कभी नहीं समझ सकता। बच्चा 25 साल का, 24 साल का हो जाता है ना, तब उसको थोड़ी बहुत राजनीति समझ में आती है कि ये हमारा इससे नुकसान है। वोट लेने के लिए पहले गांव में जो प्रधान खड़ा होता है तो वो दारू वगैरह बंटवाता है और बहुत सारे उपहार, मिठाइयाँ बंटवाता है। तो ये तो मैं छोटे बच्चे, 25 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो 50-50 साल के भी इसमें फंस जाते हैं, है ना। वो भी इतने समझदार नहीं हुए, छोटे से लालच के चक्कर में वो उनका, ये देखिए, जो मान लीजिए किसी गांव में प्रधानी के लिए कोई एक उम्मीदवार खड़ा हुआ, तो वो जो उम्मीदवार आपको मिठाई दे रहा है, वो 100 रुपये की मिठाई देकर आपसे 10,000 रुपये वसूलेगा, है ना। तो ये चीज़ 50-60 साल के बड़े लोगों को नहीं समझ में आती है। तो ये 18 साल का बालक कहाँ से समझ में आ जाएगा? उसको जो वोट देने जा रहा है कुछ नहीं समझ में आता उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आ जाता है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये अधिगम की ही विशेषता है ना। विशेषता किसकी है? ये अधिगम की, सीखने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम के द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर निकल गए, किसी एक शहर से दूसरे शहर पर जाना है, तो आपने सारी चीज़ें, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियम, सारी लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप जानते ही नहीं हो कि नीली बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती किस लिए जल रही हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो अधिगम के द्वारा क्या है? आप समस्याओं का समाधान कर लेते हो। जैसे कोई भी समस्या है, जैसे मान लो
आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो बाल विकास में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा है वो, तो ये एक समस्या है। फिर आप क्या है, यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च कर लोगे। ईवीएस का कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो पर्यावरण में मान लो पारिस्थितिकी है, तो आप वहां पर यूट्यूब पर डालना पारिस्थितिकी, यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी जो भी है, आप डालना पारिस्थितिकी तंत्र बाई योगेश सर, तो एक लेक्चर आ जाएगा, आप उसमें पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ लोगे, समस्या का समाधान हो गया, है ना। आपको जलीय तंत्र नहीं समझ में आ रहा है, जलीय तंत्र कैसा होता है, आपको वायुमंडल समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या है, आप सर्च करो वायुमंडल बाई योगेश सर यूट्यूब पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आ जाएगा लेक्चर, उसको देख लो, है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो हमारी समस्याओं का समाधान किस वजह से होता है, अधिगम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखना सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि बिना उद्देश्य के कोई भी इंसान कभी भी कुछ नहीं सीखता है। आपको क्या है, एग्जाम क्रैक करना है, सीटेट का, यूपी टेट का, तो क्रैक करने के लिए ही तो आप सीख रहे हो। आपको मान लीजिए आपको जॉब नहीं चाहिए होती, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए होती तो आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे होते, आराम से अपने कुछ काम वगैरह कर रहे होते। तो यहाँ पर क्या है, एक उद्देश्य होता है, बिना किसी उद्देश्य के कोई भी इंसान कुछ नहीं सीखता है ना। तो उद्देश्य, और इसमें भी यह है कि उद्देश्य जितना ज्यादा प्रबल होगा आप उतनी जल्दी सीखोगे। जैसे एग्जाम से पहले, एक महीने पहले एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाते हैं कि आपको पता लग जाता है कि 20 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो जितनी जल्दी पढ़ने लग जाते हो ना आप, तो उद्देश्य वहां पर क्या है, प्रबल हो जाता है। उद्देश्य आपका प्रबल हो गया, आप ज्यादा जल्दी जल्दी सीखोगे, है ना। और बिना उद्देश्य के कोई कुछ भी नहीं होता है, ना कोई कुछ सीखता है। आगे बढ़ लेते हैं। अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि आपने कुछ सीखा, फिर वो सीखा हुआ जो ज्ञान है आपका, वो किसी दूसरे क्षेत्र में काम आ जाता है। जैसे आपने मोटरसाइकिल सीखी, मोटरसाइकिल सीख लिया आपने, फिर आपको कार सीखनी है, तो वहां पर आपका ज्ञान काम आएगा। मोटरसाइकिल में क्या है, आपको ट्रैफिक रूल आपने सीखे जब आपने रोड पर निकलना शुरू किया, यानी कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखी तो आपको पता लग गया कि लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो जब आप स्कूटर या फिर बाइक चलाना सीखोगे तो आपको बाइक में भी तो पता लगेगा कि मुझे लेफ्ट साइड में ही चलना है, ट्रैफिक रूल्स का मुझे पालन करना है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, है ना। मोटरसाइकिल आपने सीख ली, स्कूटर सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो एक ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम आता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ये अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम का ट्रांसफर हो रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, है ना, आता है ना। और जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई कोर्स किया, मान लिया आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई कोर्स किया, तो हिंदी वहां पर थी, ऐसे हिंदी वहां पर है। जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स में आपने फॉर्मूले पढ़े कुछ, तो वही फिजिक्स के फॉर्मूले आपके मैथ में भी तो काम आएंगे, वही आपके ज्योमेट्री में भी तो काम आएंगे। तो सारी चीजें क्या है, एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में काम आ जाता है। इसको कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। ये अलग से टॉपिक भी है अधिगम में, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अधिगम की विशेषताओं में हमारी छठवीं विशेषता है कि अधिगम सक्रिय है, यानी कि जब जब अधिगम हो रहा है या फिर कोई भी अधिगम कर रहा है तो ये सक्रिय रूप से ही होगा। सक्रिय रूप से अगर आप कुछ सीखोगे तो वही आपका वास्तविक सीखना कहलाएगा। बिना सक्रिय रूप, जैसे क्लास में क्या है, एक टीचर है, बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चा सक्रिय ही नहीं है, बिल्कुल अपना सो रहा है आराम से, तो ये उसका अधिगम नहीं होगा, है ना, उसको सक्रिय रहना पड़ेगा। चलिए, और इसमें दिया है कि बालक तभी कुछ सीखता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। तो बिल्कुल सही बात है, सक्रिय रूप से कोई भी कुछ सीखी जाएगी चीज तो वो ज्यादा जल्दी सीखी जाएगी, और वास्तविक सीखना उसी को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक किसे कहते हैं, देखो, औपचारिक उन चीजों को कहते हैं जिनमें समय स्थान निश्चित होता है। अनौपचारिक उन चीजों को कहते हैं जिसमें समय स्थान निश्चित नहीं होता है। औपचारिक सीखना कैसे है, जैसे स्कूल में सीखेगा बालक, तो ये क्या है, औपचारिक सीखना है, क्योंकि वहां पर समय स्थान और टीचर उसका निश्चित है। उसको निश्चित है कि आपको स्कूल में जाना है, 8 बजे से आपकी क्लास लगेगी। तो जो चीजें निश्चित होती हैं यहाँ पर समय स्थान, वो चीजें होती हैं औपचारिक। इसके अलावा अनौपचारिक कैसे सीखेगा, अब जैसे बालक स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जाकर सीख रहा है ना, तो ये औपचारिक रूप से सीखना हो गया।
अनौपचारिक कैसा होगा, बालक रोड पर चल रहा है, जैसे स्कूल जाने के में उसको रास्ता है, तो रास्ते में कई सारी चीजों को देख रहा है, कई सारे लोगों से बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वो सीख रहा है। तो उसके घर, पास पड़ोस, ये सारी जगहों पर कैसा सीखना होता है, अनौपचारिक। जैसे मान लीजिए कि किसी के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने किसी छोटे से बच्चे को कुछ सिखा दिया, तो यहाँ पर यह है कि उसको डेली तो नहीं सिखा रहे, किसी एक निश्चित समय पर चलते फिरते घूमते फिरते, जैसे बताया ना कि बच्चा मान लीजिए अपने पिताजी के साथ जा रहा है, तो रास्ते में बहुत सारी चीजें पूछेगा कि पापा जी ये क्या है, पापा जी वो क्या है ना। तो उसके पापा जी उसको बताते जाएंगे कि ये एक रोड है, ये ऐसी बिल्डिंग है, ये होटल है, ये सारी चीजें हैं, रेस्टोरेंट है, सारी चीजें बताएंगे। तो ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक है। अब ऐसा तो नहीं कि डेली डेली उसको ले जाके सिखाएंगे। तो जो चीजें अनौपचारिक हैं उनमें ये होता है कि समय स्थान निश्चित नहीं होता है। औपचारिक रूप से सीखना क्या है, स्कूल में सीखता है बच्चा औपचारिक रूप से। चलिए, ये कुछ अधिगम की विशेषताएं हैं। आपको अधिगम समझ में आ गया कि अधिगम क्या होता है, और ये कुछ उसकी विशेषताएं हैं, है ना। अब आप बात कर लेते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, तो मुझे और आपको कौन कौन प्रभावित करेगा, क्या क्या चीज है जो हमें और मुझे और आपको प्रभावित कर सकती है। चलिए देख लेते हैं। पहला है शिक्षण विधि। मेरी जो शिक्षण विधि है वो आपको प्रभावित कर सकती है। मैं बिल्कुल ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाऊं जिसको आपको समझ में ही नहीं आए। मेरी शिक्षण विधि ऐसी हो जाए कि बिल्कुल मैं कुछ बोलूं ही नहीं, एक एक घंटे बाद एक शब्द बोलूं, तो ये शिक्षण विधि गलत है। तो शिक्षण विधि प्रभावित करती है अधिगम को। जैसे आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूं, मेरी शिक्षण विधि क्या है, वैज्ञानिक नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो आप नहीं सीखोगे। मेरी जो विधि है वो वैज्ञानिक भी है और प्रभावशाली भी है, इस वजह से क्या है, आप सीख रहे हो। तो यहां पर एक शिक्षण विधि को कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि को प्रभावशाली और वैज्ञानिक होना चाहिए, है ना। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और यहां पर ये होता है कि शिक्षण विधि को वैज्ञानिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि बालक एक ही शिक्षण विधि से नहीं सीखता, कई तरह के बालक होते हैं, समावेशी कक्षा होती है। है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, समावेशी कक्षा होती है, एक ही शिक्षण विधि से बालक नहीं सीखता है, इसलिए क्या है, कई सारी शिक्षण विधियों का एक टीचर प्रयोग करता है। और कैसी होनी चाहिए शिक्षण विधि, वैज्ञानिक और प्रभावशाली। तो शिक्षण विधि क्या है, मेरी आपको प्रभावित जरूर करेगी। जैसे अभी मैं टेक्स्ट यहां से हटा दूं, बहुत सारे होता है ना लेक्चर वाली जो क्लास होती हैं, बहुत सारे चैनल भी होते हैं जो टेक्स्ट नहीं करते, सीधा मतलब आके और लाइव करके मतलब वो कुछ ना कुछ आपको समझाते जा रहे हैं, तो वो भी है। आगे देख लेते हैं रुचि। रुचि प्रभावित करती है अधिगम को। रुचि कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए आपकी रुचि नहीं है बाल विकास पढ़ने में, तो आप बाल विकास क्यों पढ़ोगे। मान लीजिए आपकी रुचि पढ़ने में ही नहीं है, तो आप यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करोगे। तो जो रुचि है आपकी होनी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही कक्षा में बच्चे को जो भी विषय, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम में बच्चे की रुचि होना बहुत आवश्यक है। एक टीचर को उस रुचि को जागृत करना पड़ता है पहले कक्षा में, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, है ना। तो रुचि होना बहुत आवश्यक है, वरना अधिगम नहीं होगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो आप सीखोगे नहीं। आप मोटिवेटेड नहीं हो कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको पता है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, तो सीटेट क्लियर करना क्या है, एक मोटिवेशन है। यूपी टेट क्लियर करना क्या है, एक मोटिवेशन है। जब तक आप यूपी टेट क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपको नहीं लगेगा कि मैं यूपी टेट क्लियर कर सकता हूं, तब तक आप क्या है, अधिगम पढ़ोगे ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा में, बालक को उस विषय के प्रति बच्चे को प्रेरित करते रहिए, है ना। चलिए, और यहां पर क्या है कि बच्चा अगर प्रेरित नहीं है तो वो अपना जो सीखना है वो शुरू नहीं करेगा। बच्चे को प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। बच्चा थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है ना, तभी कुछ सीखता है। बच्चा प्रेरित ही नहीं है तो बिल्कुल सीखना वो शुरू ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रेरणा क्या है, सबसे पहली सीढ़ी होती है अधिगम की। आगे बढ़ते हैं। वातावरण, वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, क्लास में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और आपने बच्चों को बिठा लिया है कि चलो सीखते हैं।
जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज आपको बहुत कम कम आए और बहुत ज्यादा शोर आए, है ना, बहुत ज्यादा नॉइस आ जाए आपको, मतलब आप उसको सुन ना पाए, तो ऐसे अधिगम हो जाएगा, नहीं होगा। तो वातावरण कैसा करना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, है ना, एकदम शांति प्रिय वातावरण होना चाहिए कक्षा का, जिसमें एक कक्षा के लिए क्या होता है, शांति प्रिय। और उसके अलावा जैसे कक्षा है तो उसमें आराम से उसमें प्रकाश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरे में बच्चे बैठे हैं और अंधेरे में बैठ के बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जैसे उसमें वायु भी आनी चाहिए, उसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए, कक्षा में शांति भी होनी चाहिए, तभी तो अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, है ना। तो वातावरण का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। आगे देख लेते हैं। शारीरिक थकान। शारीरिक ये थकान यानी कि थका हुआ बालक कभी अच्छे से नहीं सीख सकता। बालक को आपने गेम्स खेलने के लिए बोल दिया, 2 घंटे से गेम्स में बिजी है, सारे आउटडोर गेम्स खेल रहा है वो, ठीक है, फिर आपने बुला लिया कि आओ चलो पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ेगा, थका हुआ बालक है, उसको रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए, है ना। तो जितना रेस्ट होके आराम से पढ़ेगा ना तो तभी सीखना होगा। शारीरिक रूप से थका हुआ बालक कभी नहीं सीख सकता। ऐसे ही मानसिक रूप से थका हुआ बालक होता है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आपने पढ़ा दिया, 2 घंटे से बहुत ज्यादा आप उसको पढ़ा रहे हो, फिर तुरंत आपने बोला चलो अब ये दूसरी चीज पढ़ो, तो मानसिक रूप से वो थक चुका है। ये चीज अधिगम को प्रभावित करेगी। मानसिक रूप से थका हुआ बालक ज्यादा सीखेगा ही नहीं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। तो थकान अधिगम को प्रभावित करती है, चाहे वो शारीरिक थकान हो चाहे वो मानसिक थकान हो। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी। देखिए, परिपक्व होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई भी मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को कक्षा में, उस टॉपिक को जब आप उसको समझाओगे तो उस बच्चे का लेवल इतना होना चाहिए कि वो उसको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बिल्कुल फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहे हो, तो प्रकाश संश्लेषण को वो समझेगा ही नहीं, उसके लिए वो परिपक्व ही नहीं है। जिस विषय को, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो उसको सीखने के लिए बालक परिपक्व होना चाहिए। पाठ्यक्रम उसको समझ में आना चाहिए, पाठ्यक्रम उसी के परिपक्वता के आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम आपने 6 क्लास के बच्चों का तैयार कर लिया, उसको आप 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कहां से समझ में आ जाएगा बच्चों को। तो परिपक्व होना बहुत आवश्यक है बच्चे को। आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि आपको ना इसमें कुछ समझ में आए, और ये जो राइटिंग है इसमें मैं कलर यूज नहीं करूं, सीधा ब्लैक 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 करके और टेक्स्ट को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कर दूं। तो क्या है, आपका जो करिकुलम है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कठिन है, बालक उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप 10 बार समझा रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा है। कठिन नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम, उबाऊ नहीं होना चाहिए। बच्चे मतलब ऊब रहे हैं कक्षा में बैठे बैठे, क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना, तो ये उबाऊ नहीं होना चाहिए। रुचिकर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुचिकर, बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, है ना। ऐसे टॉपिक होने चाहिए, आपका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे इंटरेस्ट दिखाएं। सरल होना चाहिए, ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, बच्चों के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसके अलावा विषय वस्तु रोचक होना चाहिए, यही मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो यहां पर हमने पढ़ लिया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अधिगम क्या है, अधिगम में परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं और इसको प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अधिगम का कॉन्सेप्ट है ना। इसके बाद हम अधिगम में कुछ सिद्धांत वगैरह हैं, अधिगम में कुछ कई सारे मनोवैज्ञानिकों के अधिगम में सिद्धांत हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। अधिगम में पठार, अधिगम में वक्र, अधिगम का स्थानांतरण, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल 9 बजे शाम को, और क्लास डेली आपको शाम को 9 बजे ही होती है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बाय।